हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में समझेंगे। जो हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें हम लोग एक एक टॉपिक सभी को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहें। आप यहाँ से पूर्ण रूप से नोट्स प्राप्त करते सकते हैं, क्योंकि इसके से आपको सबसे ज़्यादा सुविधा जो मिलेगा, नोट्स अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको खुद लिख सकते हैं। जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कैसा है, हाथ से लिखित है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि और कहीं पर अभी आपको मिलने को कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको श्योर मिलेगा। चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं परिचित करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो पसंद पड़ेगा तो अपने 2-4 दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो पहला नंबर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि चैप्टर 1 के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो हमारे आसपास के पदार्थ में पहला नंबर जो हमारा टॉपिक आ रहा है ना, हमारे आसपास। आसपास का मतलब कि जो हम अभी बैठे हैं, या आप जहाँ पर बैठ के मोबाइल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसके अगल बगल जो भी चीज़ आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, वही हमारा आसपास कहलाता है। और पदार्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ एक ऐसा वस्तु है, यानी बोल सकते हैं कि पदार्थ हम उसे कहते हैं जो स्थान घेरे और जिसका कुछ न कुछ भार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। इसको हम लोग चलिए समझते हैं, कैसे डिफिनेशन समझेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। याद रखिएगा, विश्व में जो है कोई भी वस्तु है, अगर जिस सामग्री से वह बनी है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। चाहे हमारे आसपास जो भी आपको वस्तु दिखाई दे रहा हो, कॉपी, कलम, किताब, मेज, बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, सभी हमारे क्या हैं? पदार्थ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पदार्थ स्थान घेरता है और इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। यानी जिसमें स्थान घेर रहा है और जिसका द्रव्यमान है, वही हमारा क्या कहला जाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ। नेक्स्ट, अगर हम आगे बात करें तो कणों के भौतिक गुण। कणों के भौतिक गुण के बारे में हमको जानना होगा कि कणों के भौतिक गुण होता क्या है। तो देखिए, भौतिक गुण नंबर 1 क्या है कि पदार्थ कणों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कणों से बना है। यह सतत नहीं है और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिए, 1, 2, 3 पॉइंट्स को। सबसे छोटे छोटे होते हैं, ये सतत नहीं होते हैं, और ये किससे बने हुए हैं? तो कणों से बने हुए। कौन? तो पदार्थ कणों के भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, जो कि बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि इसका अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है। तो अभिलाक्षणिक गुण की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। याद रखिएगा, हमारा जो पदार्थ के कण होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं, हमेशा गति करते हैं। निरंतर का मतलब लगातार गति करते ही रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। जी बिल्कुल, अगर वो गति कर रहे हैं तो उनका गतिज ऊर्जा होगा, तभी गति कर रहे हैं। आगे क्या कर रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। याद रखिएगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित भी करते हैं। तो हम क्या क्या चीज़ बतलाएं? उनके पास निरंतर गति करने का कारण गतिज ऊर्जा होता है, उनके बीच में स्थान खाली होता है, और दो कणों के बीच में, यानी पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है, जिससे वह एक दूसरे को बंधे हुए रखते हैं, आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं। अगर हम पदार्थ की अवस्थाएं की बात करें तो मैंने हम लोग 3 पढ़ेंगे इसमें, 1, 2, 3, लेकिन चौथा प्लाज्मा भी होता है, 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 9th में, ठोस अवस्था पढ़ना है, द्रव अवस्था पढ़ना है और गैसीय अवस्था पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। उससे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि हम मानव शरीर को भी पदार्थ के 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। किसके? मानव शरीर को। कौन कौन? तो देखिए, हम लोग उसको तीनों अवस्था को समझते हैं, किस किस में कर सकते हैं। अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ दिखाई दे जाएगा पहला नंबर में, हड्डियों और दांत ठोस अवस्था में हो जाएगा हमारा। अगर पूरे बॉडी को हम अगर ठोस द्रव और गैस में बदलने का प्रयास करें तो, और जो ब्लड हो जाएगा ना, रक्त जल, हमारा द्रव अवस्था में हो जाएगा। यानी रखिएगा, हमारा जो बोन है शरीर का, हड्डी और दांत, ये हमारा ठोस अवस्था में आ जाएगा। और जो हमारा ब्लड है, खून, किस में आ जाएगा? द्रव अवस्था में। अब एक बच गया गैस। तो गैस में हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा फेफड़ा में हवा है ना, जो हवा हम लोग लेते हैं, गैसीय अवस्था में आ जाएगा। यानी अपने हम बॉडी के माध्यम से तीनों अवस्था को समझ सकते हैं। ठोस में हमारा दांत, हड्डी हो जाएगा, द्रव में ब्लड हो जाएगा, और गैस में फेफड़ा में मौजूद हवा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ठोस अवस्था को समझते हैं। ठोस अवस्था होता क्या है?
ठोस अवस्था में निश्चित आकार होता है, याद रखिएगा, ठोस अवस्था में निश्चित आकार होता है और इसका स्पष्ट सीमाएं होती हैं। क्या होता है, सीमा हमको पता चलेगा, बाउंड्री क्या है। निश्चित या स्थिर आयतन भी होता है। क्या होता है, निश्चित या स्थिर आयतन होता है और इनकी संपीडन नग्न होते हैं। संपीडन क्या होते हैं, नग्न होते हैं और साथ ही साथ ये दृढ़ होते हैं, मतलब कि बाह्य बल लगने के बाद वो जल्दी पिचकते नहीं, जैसे लकड़ी, कलम, कॉपी, ये सब। द्रव अवस्था की बात करें तो कह रहे हैं कि द्रव तरल होते हैं, बिल्कुल, जो पानी हमको दिखाई देता है। इनमें बहाव होता है, जिस प्रकार से पानी बहता है, तेल बहता है, वही हमारा द्रव कहलाता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं है, क्योंकि वो बहते रहता है। वे बर्तन का आकार का होता है। अगर मान लीजिए लोटा में रखेंगे तो लोटा का रूप ले लेगा पानी, अगर थाली में रखेंगे तो थाली का रूप ले लेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि यह बर्तन का आकार का क्या ले लेता है, रूप ले लेता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल, और द्रव में बहुत कम संपीडन होता है। ये सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे, गैसीय अवस्था की बात करें तो इसमें आपको देखिए क्या कर रहा है कि गैसों में बहाव होता है, बिल्कुल, जो हवा हमारा बहता है उसी प्रकार से गैस भी बहता है। गैसों के संपीडन अधिक होता है। गैसों का संपीडन क्या होता है जी, अधिक होता है। और ये आया क्या, गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है और गैस में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे ठोस में हमारा बर्फ है, पानी में द्रव है और गैसीय में वाष्प है। उसी प्रकार से अगर हम देखें ध्यान से तो लिखा हुआ है क्या कि गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। जी बिल्कुल, अगर हम गर्म करेंगे किसी को तो वह बर्फ जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, पानी में, और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला कौन कौन, एक ताप में परिवर्तन करके और दूसरा दाब परिवर्तन का प्रभाव से। किसका, दाब परिवर्तन के प्रभाव से। गलनांक क्या होता है, गलनांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस तापमान पर वायुमंडल दाब पर कोई ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए लोहा है, अगर लोहा को हम गलाएं और गलाने के बाद वह क्या हो जाएगा, द्रव के रूप में ले लेगा, लेकिन जितने डिग्री पर वह गलेगा वही उसका गलनांक कहलाएगा। जैसे बर्फ़ का गलनांक की अगर बात करें तो बर्फ़ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। और सुविधा के लिए हम इसको लिख देते हैं क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी को 273 के भी लिख देते हैं। तो तीनों हमारा एक ही चीज़ है, अलग अलग कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है, तो कह रहे हैं कि वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम, याद रखिएगा, वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे करें क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल, ये तो सबको मालूम होगा। नेक्स्ट है क्वथनांक। क्वथनांक में क्या कर रहा है कि वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए जिस तापमान पर हमारा पानी उबलने लगा, बॉयल होने लगा, जितना टेम्परेचर देने के बाद उसको, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक अवशिष्ट गुण है जल का। और क्वथनांक की अगर बात करें तो क्वथनांक 373 के बराबर होता है। इसको अगर तोड़ेंगे तो 100 डिग्री प्लस 273 रह जाएगा और मिलाने के बाद 373। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, याद रखिएगा। जब पानी को उबालेंगे तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी में कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि अगर 100 डिग्री पर तापमान पर वाष्प के कणों के अभी तापमान पर बाह्य पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। चलिए, ये सब आपका उसी में से दिया। ऊर्ध्वपातन समझते हैं हम लोग। ऊर्ध्वपातन करने का मतलब है ना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे इसके लिए आपको कपूर ले सकते हैं। कपूर जब हम लोग पूजा करते समय जलाते हैं तो देखिए कि उसका कुछ आपको राख नहीं दिखने में मिलेगा, ना जलने के बाद कोई भी अपशिष्ट मिलेगा, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस में। अब दाब में परिवर्तन की बात करें तो दाब में परिवर्तन होने का कारण क्या है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग दाब में परिवर्तन। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस को लेकर के उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गर्म द्रवस्था में बदल जाएगी। जी बिल्कुल, ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि सॉलिड
कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ही निकलेगा, आप लोग इसको पहले एक बार ट्राई कीजिएगा, और जब नहीं होगा तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको वहाँ पर बतला देंगे।